नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जो कि खरीफ की धान जो मुख्य फसल है उसके विषय में जानकारी लेना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में एक छोटा सा कीट आता है और बहुत बड़े रकबे की फसल को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा के जाता है। तो क्यों ना आज के अंक में हम जानकारी लें कि किस प्रकार से धान में समन्वित कीट प्रबंधन किया जाए। इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में हमारे एक विशेष अतिथि, जो कि डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जी। ये सह प्राध्यापक हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि धान की जो मुख्य कीट हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं और वो कौन कौन से कीट हैं? देखिए, आमतौर पर खरीफ की मुख्य फसल के रूप में धान हमारे प्रदेश में भी बोई जाती है। हाँ जी। और जितनी भी फसल हैं उसमें मुख्य क्षतिकारक जो व्याधियां हैं उसमें रोग, कीट और खरपतवार, और इन सभी में सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो धान के यदि हम बात करें तो उसमें हानिकारक कीटों के द्वारा क्षति होती है। और लगभग ये अनुमान है कि 20.1% के आसपास एक औसतन जो है क्षति है। हालांकि ये क्षति का स्तर 10 से लेकर के कभी कभी 50, 60, 70% तक होता है। और जहाँ तक प्रमुख कीटों का प्रश्न है तो हमारे प्रदेश में जो भी धान उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख कीटों के रूप में आपके जितने भी भूरा फुदका या माहू, हरा फुदका, सफ़ेद पृष्ठ फुदका, इसके अलावा धान का तना छेदक और गंगई कीट है, फिर धान का फौजी कीट और पत्ती मोड़क कीट है। इसके अलावा कहीं कहीं कुछ कुछ क्षेत्रों में स्पोरेडिक रूप से जो है धान की तितली, सींग वाली इल्ली और धान में टिड्डा जो होता है, इनका भी जो है वो क्षति देखी जाती है। तो आमतौर पर हमारे प्रदेश में ये प्रमुखता है, इन कीटों का प्रकोप देखने मिलता है। डॉक्टर साहब, ये जो यांत्रिक विधियां हों जिनसे कि हमारे किसान भाई कीट प्रबंधन कर सके, वो कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, आमतौर पर समन्वित नाशी कीट प्रबंधन जो है वो अनेक प्रकार की विधियों का समायोजन है, जिससे कि हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में करें। अच्छा। कृषिगत उपाय जैसे कि समय पर बुआई और ये उचित दूरी पर बुआई, खाद की मात्रा, निदाई गुड़ाई, इन सब के साथ साथ यांत्रिक विधि जो आती है उसमें मुख्य रूप से जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो भूरा फुदका या सफ़ेद फुदका, इनके लिए रस्सी का सहारा लेकर के और ऊपर से जो हमारे पौधे या धान के खेत में हैं उनके ऊपर चलाया जाता है, जिससे कि वो झड़ करके नीचे गिर जाएं। इसके अलावा कुछ हमारे जैसे कि गंधी कीट जो होता है, जो बड़े कीट हैं, उनको जाल की सहायता से, एक हैंड नेट कहा जाता है, उसकी सहायता से भी एकत्र किया जाता है। और फिर जो बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित पौधे हैं या कीट ग्रसित पौधे हैं उनको उखाड़ करके अलग करना, ये सब यांत्रिक उपाय हैं। इसके अलावा कुछ यांत्रिक प्रमुख साधन होते हैं। धान की फसल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे उपयोगी पाया गया है प्रकाश प्रपंच, और इसके अलावा तना छेदक और कुछ कीटों के लिए फेरोमोन ट्रैप का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन चूंकि प्रकाश प्रपंच में धान में लगने वाले जितने भी प्रमुख कीट हैं ये सभी रात्रि में प्रकाश की ओर चूंकि आकर्षित होते हैं, और इस गुण के कारण प्रकाश प्रपंच का उपयोग जो है वो प्रमुख यांत्रिक विधि के रूप में धान की फसल में सफल पाया गया है। जी। क्या खूंटियां लगाने से भी फायदा होगा? जी जी, खूंटियाँ लगाने के लिए आमतौर पर जैसे हमारे जो और दूसरी जो फसलें हैं जैसे कि चने की फसल है या इन अन्य फसलों में कीटों अपने पक्षियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, पर धान के विषय में यदि हम बात करें तो चूंकि धान का पौधा जो रहता है उसके ज़्यादा कंसे बनने के कारण वो वैसे ही घने पौधे होते हैं और खेत में जो पानी भरा होता है, तो ये जो नैसर्गिक वातावरण है धान के खेत का, उसके हिसाब से हम यांत्रिक उपायों को जो है वो प्रमुखता देते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की प्रकाश प्रपंच की, किसान भाइयों को अगर आप विस्तार से समझाएं कि किस प्रकार से प्रकाश प्रपंच लगाएं, उसका पूरा फायदा किस प्रकार से लें? जी जी, देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि धान के जितने भी प्रमुख कीट हैं इन सब में प्रकाश की ओर आकर्षित होने का गुण है। और जो खास करके इन कीटों की, इन हानिकारक कीटों की जो उड़ने वाली अवस्थाएं हैं, जिनको हम तितली कहते हैं या शलभ कहते हैं, जो इनके वयस्क हैं, ये प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। और वैज्ञानिकों ने इस बात को पहचानते हुए, हालांकि पूर्व में भी हमारे देश में लालटेन या इस तरीके के उपयोग किए गए, लेकिन वैज्ञानिक सम्मत जो है प्रकाश प्रपंच के मॉडल जो हैं वो विकसित किए गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में
मेरे गुरु स्वर्गीय डॉक्टर एस.एम. वैशंपायन जिनके सानिध्य में मैंने पीएचडी का शोध कार्य किया, उन्होंने लगभग 30 वर्षों के अनुसंधान से प्रकाश प्रपंच के ऐसे मॉडल तैयार किए जो पुराने 12 फुट के जो मॉडल थे उसको उन्होंने 4 फुट या 5 फुट में तैयार किए। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ये विरासत मुझे सौंपी और उसके चलते मैंने और इसमें परिष्कृत करके जो है डिज़ाइन जो है विकसित की, लो कॉस्ट डिज़ाइन जो कि कम लागत की हैं। तो ये प्रकाश प्रपंच जो हैं, दरअसल इसमें प्रकाश स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रकाश प्रपंच आप जो लें उसमें मरकरी वेपर बल्ब, ये 125 वॉट या 80 वॉट, ये सबसे ज़्यादा कारगर पाया गया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रजाति के कीट जो हैं वो एकत्रित होते हैं। तो इन प्रकाश प्रपंच को आप अपने खेत में जो है कि आसपास के जितने भी खेत हैं उन सबको फ़ायदा हो, क्योंकि लगभग एक प्रकाश प्रपंच जो रहता है वो 3 से 4 एकड़ के क्षेत्र में जो है उसके ये मरकरी वेपर का असर रहता है। तो जब ये प्रकाश की तरफ ये पंखियाँ आकर्षित होती हैं तो वो लाइट ट्रैप जो है या प्रकाश प्रपंच जो है उसकी ब्लेड्स जो लगी होती हैं बल्ब के किनारे से, वो टकराकर एक चाड़ी या फनल में गिरती हैं, उसके नीचे जाकर के ये बॉक्स में एकत्रित हो जाती हैं और वहाँ पर उनको नष्ट करने के लिए एक धूम्रक या फ्यूमिगेंट जो जिसको बोलते हैं कीटनाशक के रूप में डाइक्लोरोवास या और कोई भी हमारा फ्यूमिगेशन एजेंट जो है उसको ले सकते हैं। उसकी 3 से 4 बूंदें 2-3 दिन में हम एक बार डाल करके, तो उसकी जो जहरीला जो धुआं होता है उसमें लगातार नष्ट होती रहती। फ़ायदा ये है कि चूंकि वयस्क अवस्था या पंखी पतंगियां इसमें आकर के नष्ट होती हैं, दरअसल यही नर और मादा पंखियां जो हैं जिनमें आगे चल कर के मादा पत्तियों पर, फसलों पर जो है अपने अंडे देती हैं और उन्हीं से इल्लियां बनती हैं। तो दरअसल जब इल्लियां फैल चुकी होती हैं तब हमारे किसान भाइयों की नज़र में आती हैं और फिर वो कीटनाशक का उपयोग पूरे खेत में करते हैं। तो ये जो प्रकाश प्रपंच है ये असल में जड़ पर काम करता है कि जहाँ से अंडे का स्रोत है वो वयस्क कीट हैं, उन कीटों को, पंखे पतंगियों को नष्ट करता है ये। और दूसरी बात ये है कि वो ज़्यादा संख्या में अगर वयस्क नष्ट हो जाएंगे तो आने वाले समय में अंडों की संख्या या इल्लियों की संख्या उतनी नहीं होगी फसल पे। और दूसरी बात, इनके लगातार अध्ययन करने से हमारे किसानों को पूर्व में सूचना मिल जाती है कि यदि हमारे किसी प्रमुख, मान लीजिए तना छेदक के जो वयस्क हैं वो ज़्यादा संख्या में अगर वो देखे रोज़ उसको मिल रहे हैं लाइट ट्रैप के बक्से में, तो हमारे लिए एक अलर्ट होने वाली बात है कि आने वाले समय में इस वातावरण में तना छेदक का प्रकोप आ गया है या गंगई कीट का। ऐसे आपके भूरा माहो, हरा माहो और सफ़ेद पृष्ठफुद ये सब भी उसमें आते हैं। जितने भी पत्ती मोड़क कीट हैं, गंधी कीट है, लगभग जितने धान के प्रमुख कीट हैं, और धान ही नहीं, सब्जियों में आपके भिंडी का फल बेदक है या भट्टे का जो फल बेदक कीट है या चने की इल्ली का वयस्क है या आपके सोयाबीन की हरी अर्धकुंडलक इल्ली है, बिहार इल्ली है, इन सब के वयस्क, मतलब एक बड़ा समग्र प्रभाव होता है। और धान के तो मैं इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि लगभग 100% हानिकारक कीट जो हैं उनमें चूंकि प्रकाश में आकर्षित होने का गुण है, तो इसीलिए ये लाइट ट्रैप या प्रकाश प्रपंच उनके लिए बहुत उपयोगी साधन सिद्ध हो सकता है। किसान भाई, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जी डॉक्टर साहब, जो धान के जैविक कीट प्रबंधन अगर किसान भाई हमारा करना चाहें तो उनके लिए उनको क्या क्या उपाय करना चाहिए? कोई व्यवस्था उनको पहले से करनी पड़ेगी? कुछ लागत आएगी? क्या कर सकते हैं? देखिए, जैविक कीटनाशकों के रूप में एक तो मैंने जैसे आपसे देसी काढ़ा का जिक्र किया, इसके अलावा और भी कई ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके की कीटनाशक जिनमें प्रॉपर्टीज़ या कहें गुण पाए गए हैं। जैसे कि आपके नीम है, नीम जनित बहुत से नीम ऑयल या ऐसे और अन्य जो हैं वो कमर्शियल रूप से, व्यापारिक रूप से भी आपको उत्पाद मिलते हैं। इसके अलावा किसान जो है वो नीम की खली जो है उसको सुखा करके उसका पाउडर बना के उसका अर्क निकाल करके भी उसके घोल का छिड़काव कर सकते हैं। गुलदाउदी जो है उसमें भी कीटनाशी गुण पाए गए हैं। इसके अलावा तंबाकू है, रेटिनून है और एक गराड़ी जैसा मैंने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा जैविक कीटनाशकों में वनस्पति कीटनाशकों के अलावा जो है वो सूक्ष्मजीवी कीटनाशक आजकल जो है बहुत प्रचलित हैं, जैसे बुवेरिया बैसियाना। ये इल्ली और जो हमारे सूक्ष्म कीट हैं उनके लिए उपयोगी पाई गई है ये फफूंद, और इसका लगभग आप 400 जो है मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके बुवेरिया बैसियाना के साथ साथ मेटारीजियम जो है इसकी भी उपयोग कर सकते हैं 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से। और एक आता है जीवाणु जो कि कीटों पर रोग फैलाता है, वो है बैसिलस thuringiensis BT। ये भी करीब करीब आप 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ जो हैं वो जैविक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक हैं। इसके अलावा परजीवी और परभक्षी कीट ये भी जो हैं वो बड़ा प्रमुख जो है इनकी भूमिका जो है जैविक कीटनाशक के क्षेत्र में पाई गई है, जिसमें हमारे कुछ ऐसे अंड परजीवी होते हैं जैसे ट्राइकोग्रामा आपके जैपोनिकम। ये 50,000 अंडे इनके ट्राइकोकार्ड्स मिलते हैं। 50,000 अंडे की दर से इनको आप जो है प्रति एकड़ में जो है इनका उपयोग करें। और जैसे कि तनाछेदक वगैरह हैं या जो इल्लियां हैं धान में लगने वाली आपके, चाहे फौजी कीट हो या दूसरे हों, इनमें शुरुआती अवस्था में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा चिलोनिस एक और प्रजाति है, इनको आप प्रति जो है 1 लाख अंडे की दर से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे परजीवी मित्र कीट हैं। इसके अलावा खेत में स्वतः कुछ परभक्षी कीट जो रहते हैं वो विद्यमान रहते हैं। आवश्यकता है कि इनका जो है संरक्षण किया जाए और अनियंत्रित और अवैज्ञानिक ढंग से रासायनिक दवाइयों का पहले ही उपाय के रूप में उपयोग ना करें और कोशिश करें कि ये संरक्षित रहें। जैसे कि ड्रैगन मक्खी है, इसके अलावा मकड़ियाँ हैं जो छोटे कीटों को जो है वो खाने का कार्य करती हैं। एक लेडी बर्ड बीटल करके एक भृंग कहलाता है, ये भी बहुत से जो छोटे कीट हैं जैसे कि फुदका है और दूसरी फसलों में सफ़ेद मक्खी वगैरह इनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी आपके कारसो बहुत सारे ऐसे जैसे कि सरफिट फ्लाई है और चींटियां भी जो रहती हैं वो छोटी अवस्था में जो है इल्लियों इत्यादि को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र कीट हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है और ये उसमें उपाय कारगर होते हैं। तो हमारे वनस्पतिक कीटनाशक और हमारे फफूंद जनित या बैक्टीरिया जनित सूक्ष्मजीवी और मित्र कीट परजीवी परभक्षी, इनका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें कि जो प्रमुख कीट हैं उनका सुरक्षित तरीके से रासायनिक कीटनाशक कौन कौन से हैं जिनसे उनको वो कीटों से मुकाबला भी कर सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि समन्वित नाशी कीट प्रबंधन में हमारा प्रयास होता है कि कृषिगत उपाय, यांत्रिक उपाय, यांत्रिक में मैंने जैसे आपको कहा प्रकाश प्रपंच, और मैं एक चित्र का आपसे जिक्र करना जो है मुझे याद आ रहा है कि प्रकाश प्रपंच पर मैंने स्वयं धान की फसल पे जो है वो कार्य किया और उसमें बहुत अप्रत्याशित सफलता मिली। मतलब ये कहें कि रासायनिक या जैविक कीटनाशकों की आवश्यकता के बिना ही वो फसल पर जो है वो कीट प्रबंधन जो है वो सफल रहा और इस कारण से मेरे उस शोध कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। तो ये हमारे यांत्रिक उपाय और उसके साथ साथ आपके जैविक कीटनाशक, इन सब का उपयोग जो है वो एक क्रमशः एक नियंत्रित ढंग से हम करें,
लेकिन अगर मान लीजिए इसके बाद भी हमारे खेत में हानिकारक कीटों की संख्या ज़्यादा है तो फिर हम लोग रासायनिक कीटनाशक जो हैं वो अंतिम विकल्प के रूप में उनकी सलाह देते हैं। और इसमें भी प्रमुख रूप से कि जैसे हमारे रस चूसक कीट हैं तो इनके लिए इमिडाक्लोप्रिड 70% जो है वो 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या थाइमेथाक्साम 1 किलोग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब ज़्यादा इनका प्रकोप हो रस चूसक कीटों का तो फिर छिड़काव के लिए आप डाइटेफुरान एक दवा आती है, ये दवा जो है वो लगभग आप 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, या फिर पाइमेट्रीजीन दवा जो है जब अधिक प्रकोप है बहुत ज़्यादा तब उसका 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो कंसे जो तने हैं उसकी तरफ नोजल करके छिड़काव करें। और खेत का भूरा माहू के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि कई बार किसानों की शिकायत आती है कि साहब जो दवाई बताई थी हमने वो सब छिड़काव किया पर उसके बाद फिर दोबारा जो है वो कीट जो है उसका प्रकोप बढ़ गया। तो उसका कारण रहता है कि कोई भी भाग जो है भूरा माहू के जो बहुत प्रकोपित एरिया हैं जैसे बालाघाट जिले इत्यादि के, तो वहाँ पर आप खेत में कोई भी हिस्से को छोड़े ना, पूरा समग्र रूप से जो है उसका ट्रीटमेंट करें। इसके बाद रासायनिक कीटनाशकों में आप अगर जो हमारा तनाछेदक है और जो गंगई कीट है इनके लिए यदि हम चर्चा करें तो बीजोपचार के लिए मैंने आपको बताया ही इमिडाक्लोप्रिड और थाइमेथाक्साम। इसके अलावा चूँकि खड़ी फसल में दरअसल जो है वो छिड़काव की और काफ़ी घनी होने के कारण तो भुरकाव भी जो है हमारे कुछ अच्छे कीटनाशक हैं उनका कर सकते हैं किसान भाई। तो इनमें जैसे क्लोरिंट्रानिलीपॉल है, इसका 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें, या क्लोरोपायरीफॉस 20% जो है इसको 1 लीटर मात्रा को 20 किलो रेत में भिगा करके और फिर उसका जो है वो छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G ये दवा जो है ये भी कारगर पाई गई है और इसकी लगभग 5 से 6 किलोग्राम मात्रा, अथवा ये जितनी भी दवाई मैं बता रहा हूँ इनमें से आप कोई एक दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर एक फिप्रोनिल करके दवाई आती है, इसकी जो है लगभग 7 से 8 किलोग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ की दर से पर्याप्त होती है। इसी तरह से क्लोरपायरीफॉस 50%, क्लोरपायरीफॉस का जो है वो ग्रेन्यूल या दानेदार स्वरूप भी आ गया है, तो उसका जो टेंजी है उसको लगभग आप 5 से 6 किलो या 4 से 5 किलो के करीब करीब 1 एकड़ उपयोग कर सकते हैं। और जो गंगई कीट है इसके लिए विशेष रूप से मैं कहूँगा कि कार्बोफ्यूरान 3G जो दवा है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ये भी काफ़ी कारगर पाई गई है। लेकिन ये सभी रासायनिक दवाइयाँ जब प्रकोप अत्यधिक हो और अन्य हमारे उपाय कारगर ना हो तब करें। इसी तरह से इनमें अगर आप तनाछेदक और गंगई कीट है इसमें अगर छिड़काव करने की हमारे पास आवश्यकता है और ख़ास करके जब हमारी बाली बनने की अवस्था आ गई है तब हमें कारगर रूप से अगर नियंत्रण पाना है तो फिर क्लोरिंट्रानिलीपॉल जो है इस दवाई का लगभग 40 से 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से, या फिर फ्लूबेंडामाइड जो है ये करीब 40 से 50 मिलीलीटर की दर से उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने आपसे कहा कि फौजी कीट है या पत्ती मोड़क कीट है या धान की तितली है, इनके जो ये इल्लियाँ जो नुकसान पहुंचाती हैं बाहर से पत्तियों को खा करके या बालियों को काट करके, इनके लिए हमारे किसान भाई जो है वो लैम्डा साइलोथ्रिन एक दवा आती है 250 से 300 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर साइपरमेथ्रिन दवा है, अधिक प्रकोप हो या बहुत अधिक आवश्यक हो तो इसका उपयोग करें। ये लगभग 100 मिलीलीटर के आसपास 100 के करीब करीब इसकी मात्रा रहती प्रति एकड़ की दर से। और फिर साथ साथ हमारे किसान भाई जो हैं वो क्विनॉल-फॉस दवा जो है 25% इसका भी उपयोग कर सकते हैं। लगभग 300 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ की 300 से 400 मिलीलीटर लगभग पर्याप्त होती है प्रति एकड़ की दर से। तो ये कुछ रासायनिक कीटनाशक हैं जिन्हें हमारे कृषक भाई उपयोग करें, लेकिन अंतिम विकल्प के रूप में पहले वो कृषिगत, यांत्रिक और जैविक उपायों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में कीट प्रबंधन के लिए अपनाने की कोशिश करें। जी, सब आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब एक खबरी खेती की आपके लिए उपस्थित रहेगी और अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खेती की मुख्य खबरों पर। केवीके की 28वीं कार्यशाला, गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, उन्नत किस्म के बीज कराएं उपलब्ध,
नमी संरक्षण की सलाह और प्याज ने दिखाई मुनाफे की राह। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार गांव, गरीब, किसान, किसानी की प्रगति के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिनकी हर सप्ताह मंत्रालय में इसकी प्रगति के लिए बैठक होती है। उन्होंने बताया कि 6,850 करोड़ रुपए के खर्चे से 10,000 नए एफपीओ के गठन की स्कीम तथा किसानों के सशक्तिकरण के लिए नए कृषि सुधार कानून जैसे ठोस कदम खेती मजबूती प्रदान करेंगे। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। वर्तमान रबी विपणन वर्ष 2021-22 के समापन तक देश के अधिकांश गेहूं की खरीद वाले राज्यों से 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है, जो बीते वर्ष से 11% अधिक है और अब तक का उच्चतम आंकड़ा है। गेहूं खरीद ने पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े का पार कर लिया है। पिछले साल की इसी समान अवधि में 387.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 49.15 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुई खरीदी से लाभान्वित हुए हैं और उन्हें 85,581.39 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में लगातार बिना रुकावट जारी है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अब तक 869.80 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें खरीफ फसल 760.69 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल 162.11 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है, जबकि पिछले वर्ष इसी समान अवधि में 759.24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। उन्नत किस्म के बीज कराएं उपलब्ध। फल, सब्जी और मसाला फसलों की उन्नत किस्म के बीजों को केरल, असम सहित अन्य राज्यों से भी उद्यानिकी विभाग द्वारा खरीदेगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने 17 जिलों के सब्जी, फल, मसाला फसलों के उत्पादक किसानों से वर्चुअली संवाद के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने अपने निवास स्थित कार्यालय से प्रदेश के सब्जी, फल और मसाला उत्पादक किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करी। मसाला फसलों के उत्पादक किसानों ने कहा कि केरल, असम और अन्य राज्यों में उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध रहते हैं। इसी पर राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि किसानों को जिस प्रजाति और किस्म का बीज चाहिए वह उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को नमी संरक्षण की सलाह। संयुक्त संचालक कृषि बीएल बिलैया ने जिले के किसानों से अपने खेतों में निदाई गुड़ाई करने, कुल्फा चलाने, डोरा चलाने आदि शस्त्र क्रियाएं अपनाकर भूमि में नमी संरक्षण करने की सलाह दी है। भूमि में दरारें पड़ने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर सिंचाई करें। सोयाबीन फसल में तंबाकू की इल्ली या चने की इल्ली का प्रकोप होने पर कीट विशेष फेरोमोन ट्रैप तथा टी आकार की खूंटियां लगाने से कीट भक्षी पक्षियों द्वारा संख्या नियंत्रित की जा सकती है तथा पूर्व मिश्रित कीटनाशक नोवेल्यूरॉन इंडेक्स कार्ब का 850 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करने से तंबाकू की इल्ली या चने की इल्ली को नियंत्रित किया जा सकता है। सफेद मक्खी एवं एफिड माहों के लिए पीला चिपचिपा ट्रैप लगाएं। कुछ क्षेत्रों में चक्रभंग का प्रकोप देखा गया है। इसके रोकथाम हेतु ग्रसित भाग को तोड़कर नष्ट करें तथा अनुशंसित कीटनाशक प्रोफेनोफास 50 EC 1200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या इमामेक्टिन बेंजोएट 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। एवं मक्का फसल में यदि फॉल आर्मी वर्म नजर आए तो इमामेक्टिन बेंजोएट दवा 220 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। प्याज ने दिखाई मुनाफे की नई राह। परंपरागत किसानी करने की जगह जब उद्यानिकी फसलों को लेना शुरू किया जाए तो मुनाफे की नई राह मिली है, जो हर रोज आमदनी दे रही है। पहले जहां एक साल में 1 या 2 बार पैसा हाथ में आता था, पर उद्यानिकी फसलों का रोज विक्रय कर हर रोज आमदनी हो रही है। यह कहना है जिले में उद्यानिकी फसलों से लाभान्वित कृषक देवेंद्र सिंह रघुवंशी का।
सिरोंज विकासखंड के ग्राम बगरोदा निवासी कृषक देवेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा पहले 2 हेक्टेयर रकबे में सोयाबीन एवं गेहूं की खेती कर शुद्ध आय 2.5 लाख से अधिक होती थी, किंतु जैसे ही उद्यानिकी फसलों से होने वाले मुनाफे और लागत के अंतर को समझा, जब से उद्यानिकी फसलों की ओर मेरा ही नहीं बल्कि मेरे गाँव के अधिकांश किसानों के रुझान बढ़ा है। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।